फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने बाकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों पे मैंने अपलोड कर दिया है और वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपने मिस किया होगा तो आप जाके देख सकते हैं। ये जो जितना वीडियो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ या फिर जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या पढ़ाऊँगा, वो CS एयर नेट, MSc, BSc एंड गेट, IIT जैम और भी जो इससे रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए एकदम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्रिपरेशन होगा, आप उसके लिए आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप राइट करते जाइए। ठीक है, और जो वाइट बोर्ड पे भी बता रहा हूँ उसको भी आप राइट करते जाइए। ठीक है, इस तरीके से आप उसको कॉन्सेप्ट को आप रख के उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर अप्लाई कीजिए आप। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा। ठीक है, तो आई होप वो सारी वीडियो आपको पसंद आएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये अपने मेरे चैनल पे आप नए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, तो ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अब क्या करते हैं, इस पे देखते हैं कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सॉरी। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, या डिज़ाइन थ्योरी क्या होता है। उस पर बेस्ड जो होता है IIT जैम या CS ANET ISS या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम है जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होता है उस पर बिल्कुल आता ही आता है। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से आता ही आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, कोई भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में ISS में बहुत लगभग 8-10 क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, और CSI नेट में देखें तो उसमें लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चन आता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से। और आपका गेट पे भी ये इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उसमें ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डिज़ाइन और आपका जो डिज़ाइन थ्योरी है वो क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डिज़ाइन थ्योरी में हम जो पढ़ेंगे, पहला आपका डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से डिज़ाइन करें कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एकदम बेटर है। ठीक है, उसका रिज़ल्ट जो है अच्छा है, तो वही आपका जो डिज़ाइन होता है वही कहलाता है एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन या डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ओके, तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में मैंने बता दिया कि कोई भी अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को हम किस तरीके से डिज़ाइन करें, कितना अच्छे से डिज़ाइन करें कि उसका रिज़ल्ट जो है बेटर है। तो ये डिज़ाइन ही आपका क्या कहलाता है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ओके, सो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसमें बहुत सारे आप बुक्स देख सकते हैं जो कि इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, हिंदी में तो बहुत कम ही आते हैं इस तरीके से, तो मैंने उसका मतलब समझा दिया है। तो आप जो इससे रिलेटेड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के जो बुक अवेलेबल है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में मैंने बता दिया, इसको आप राइट कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें कितना कि हम क्या ऐसा डिज़ाइन करें, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें कि उसका रिजल्ट बेटर है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। वो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट आई होप समझ में आ गया होगा। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए 3 बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम जान गए कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए 3 चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। पहला जो होता है इसमें जो है, पहला आपका क्या है, प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ऑब्टेनिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, थर्ड जो है इसमें मेकिंग द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सो फ्रेंड्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट को अब जान गए हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट को कितना अच्छा डिज़ाइन करें कि उसका रिजल्ट बेटर है, वही डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कहलाता है।
अब किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए 3 चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है, तभी आप एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर पाएंगे। पहला आपका होता है प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है ऑब्टेनिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और तीसरा होता है मेकिंग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसका किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है, ताकि हम उसका रिजल्ट अच्छा है, तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्लान रेडी करते हैं, ठीक है, एक प्लान तैयार करते हैं कि हम पहले जाके क्या, एग्जांपल के लिए अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेल एंड फीमेल में, ठीक है, उसमें किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हम कर रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमको आज कितने लोगों का डेटा लेना है, ठीक है, और मेल एंड फीमेल में कितने लोगों का डेटा लेना है, उसके हिसाब से हम डे बाय डे लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से डेटा हम कलेक्ट करेंगे। तो वही है कि किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले हम प्लान रेडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का गुड रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट का प्लानिंग करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसमें आप राइट कर लीजिएगा जो मैंने कहा। बाकी मैं जो बताते जा रहा हूँ वो आपके बुक्स से मिलेगा, ठीक है, आप समझ लीजिए एक ट्रांसलेशन ही है, ठीक है, उसका मतलब ही है, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ऑब्टेनिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मेरे पास इसका इंग्लिश प्रोवाइड है PDF, ठीक है, तो बाकी मैंने ही खुद उससे रेडी किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ऑब्टेनिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है कि अब हमने एक्सपेरिमेंट का प्लानिंग कर लिया कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। अब तो इसका सेकंड बात ये आता है कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उस डेटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो हमारा डेटा सही है या नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का गुड रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए हमने प्लानिंग, एक्सपेरिमेंट का प्लान तो कर लिया, उसके साथ साथ हमको क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड हमको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब हमने एक्सपेरिमेंट के लिए हमने प्लान तैयार कर लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, डेटा ले लिया। अब हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप जो होता है मेकिंग द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब हम क्या करते हैं, उस पर हम एजम्पशन लगाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट होता है या एजर्सन या एजम्पशन होता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आगे पढ़ाऊंगा, जो कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में होगा, आपका एस्टिमेशन थ्योरी होगा उसमें, और उसमें और भी सारे अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, ठीक है, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ये सारा चीज़ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जाएंगे, जिसमें हम हाइपोथेसिस के बारे में सारा चीज़ मैं बताऊंगा। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, कैसे उससे रिलेशन होता है, ठीक है, नीमन पियर्सन लेमा का क्या था थ्योरी, ठीक है, इस तरीके से मैं सारा उसमें डिस्कस करूंगा। तो अभी आप जान लीजिए कि कैसे होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया कि एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन कर लिया, प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बाद हम उससे उस डेटा से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन ले लिए कि वो सही है या गलत है। इसमें आपको लिखना है कि हमने दोनों स्टेप को कर लिया। अब तीसरे स्टेप में ये आते हैं कि जब हमने उस डेटा से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया कि हमारा डेटा सही है, तो डेटा सही होने के बाद हम क्या करते हैं कि अपना एजम्पशन लगाते हैं। और अगर हमारा एजम्पशन जो होता है नल हाइपोथेसिस इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें अपना हाइपोथेसिस रेडी करते हैं। अगर हमारा एजम्पशन जो है तैयार किए हैं, अगर वो हमारा गलत हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सही हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि तीसरा स्टेप ये होता है कि जब हम डेटा से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन ले लिए, तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकली हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं या फिर रेडी करते हैं, ठीक है। तो मेकिंग द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में ये लिखेगा कि हमने डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रख लिया, तो अब हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रेडी करते हैं, ठीक है, अपना एजम्पशन रेडी करते हैं। सो इस तरीके से किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ओके। तो आप लोग, आई होप ये सब जो बताया, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, और शॉर्ट नोट्स में इन सारे पॉइंट्स को आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी बुक है उसमें आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया वही मिलेगा आपको, ओके। सो मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि आपको शॉर्टकट मैं बताना चाहता हूँ। मेरा जो उद्देश्य है इसमें शॉर्ट तरीके से आपको बताऊँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। इंग्लिश के तो बुक बहुत सारे प्रोवाइड हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा समझने में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है।
तो मैं ये समझा दे रहा हूँ। अब इसमें भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए 3 बातों को जानना जरूरी होता है। तो अब इस तरीके से हम 3 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम डिज़ाइन किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किए हैं तो बिल्कुल एकदम आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आपका रिज़ल्ट, अगर आपका एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आया, गुड नहीं आया, तो आप समझ जाइए कि आपने इन 3 बातों पे ध्यान नहीं दिया है, इन 3 बातों पे आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो होता है अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ओके। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि होमोजेनस डेटा एंड हेटेरोजेनस डेटा क्या होता है। ठीक है। होमोजेनस हमेशा हम क्या करते हैं कि हेटेरोजेनस डेटा से हेटेरोजेनस डेटा से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम लोग होमोजेनस डेटा में, होमोजेनियस डेटा में। सो ये होमोजेनस डेटा और हेटेरोजेनस डेटा और होमोजेनस डेटा क्या होता है। देखिए, हेटेरोजेनस डेटा का मतलब ये होता है कि जो हमने स्टैटिकली डेटा लिया है अगर उसका वेरिएशन बढ़ा हुआ है तो वो हेटेरोजेनस डेटा है। और अगर आपका जो होता है स्टैटिकल डेटा जो दिया होता है उसका वेरिएशन जो होता है कम है तो होमोजेनस डेटा है। ठीक है। जो स्टैटिकली डेटा दिया होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, हेटेरोजेनस फॉर्म में होता है। तो कोई भी स्टैटिकली डेटा को जिसका है जो हेटेरोजेनस फॉर्म है, जिसका वेरिएशन बढ़ा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, होमोजेनस में कन्वर्ट करते हैं किसी मेथड से। ठीक है। किसी मेथड से हम क्या करते हैं, होमोजेनस डेटा में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका वेरिएशन कम हो जाए। हमारे स्टैटिस्टिक्स में ही सिखाया जाता है कि जो भी स्टैटिकली डेटा दिया है अगर वो हेटेरोजेनस फॉर्म है तो उसको होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। होमोजेनस डेटा में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि उसका वेरिएशन जो होता है कम हो जाए। ठीक है। इस तरीके से जब आप होमोजेनस में कन्वर्ट करके आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो बेटर आएगा, वेरिएशन क्योंकि कम रहेगा। ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होमोजेनस में पूरा डेटा का जो वेरिएशन होगा वो एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ तो रहेगा वेरिएशन। लेकिन जो हेटेरोजेनस फॉर्म में रहेगा एक वेरिएशन, उसके तुलना में वो कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। ओके। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि हेटेरोजेनस डेटा क्या होता है, जिसका वेरिएशन क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो जो हमारा स्टैटिकली डेटा जो दिया होता है वो स्टैटिकली डेटा हमेशा हेटेरोजेनस फॉर्म में होता है, जिसका वेरिएशन बढ़ा होता है। उसको हम क्या करते हैं, किसी भी स्टार्टर की मदद से या फिर कोई भी मेथड से हम क्या करते हैं, होमोजेनस डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो होमोजेनस डेटा में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका वेरिएशन क्या होता है, कम हो जाता है। सो इस तरीके से ये हेटेरोजेनस डेटा और होमोजेनस डेटा को मैंने बता दिया। इसके नीचे आप लोग राइट कर लीजिएगा जो बताया। ठीक है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद ये क्या होता है। सो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लिया, अब डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या क्या नोटेशन होता है। ठीक है। क्योंकि देखिए डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो इम्पोर्टेंस हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसमें आपका जो होता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ किया जाता है नोटेशन, वो मैं बताता हूँ। इसमें डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है उसको भी उसके बाद आप लोग जो मैंने बताया अभी है ना, जो मिटा दिया मैंने, उसके नीचे आप लोग लिखिएगा कि जो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट का जो यूज होता है कहाँ कहाँ होता है। लेबोरेटरीज में होता है आपका। ठीक है। रिसर्च इन नेचुरल साइंस में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है। और भी चीज़ों में यूज़ होता है। सो इस तरीके से आपका क्या होता है, कोई भी एमएससी का एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्जाम्पल के लिए अगर आपको जानकारी होना चाहिए तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। इसमें आप लोग को मैं बताता हूँ कि सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होता है, देखिए इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो नोटेशन है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, पहला आपका जो है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, बी के भी। ठीक है। ये स्मॉल भी
आर और ये गामा, ये आर है, इसको आर को ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, या ये गामा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आर है, ठीक है, डी के भी आर आपका गामा। सो इस तरीके से डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो नोटेशन है ये है, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है तो ये इस नोटेशन से आपका डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। इसमें जो आपका बी का मतलब होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक होता है, ठीक है। के का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट होता है, नंबर ऑफ यूनिट होता है, या फिर प्लॉट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्लॉट भी बोल सकते हैं। ये आपका ट्रीटमेंट होता है, नंबर ऑफ, ठीक है। आर क्या है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। गामा क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर रेप्लिकेशन, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर रेप्लिकेशन। इस तरीके से आप लोग नोटेशन में आप डिजाइन एक्सपेरिमेंट के इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में कि कोई भी आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जैसे कि नंबर ऑफ वेक्टर, जैसे कि रेंडमली जो भी हम लेते हैं, ठीक है, रेंडमली जो भी हम लेते हैं वो आपका नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, नंबर ऑफ वेक्टर को बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। वेक्टर के वो सारे एलिमेंट जो आपके रेंडम वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वही आपका नंबर ऑफ वेक्टर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होता है, ओके। सो ट्रीटमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है ये आपको बता दिया मैंने। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी ट्रीटमेंट है उसको कितनी बार रिपीट किया जा रहा है, वही आपका नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ के का मतलब नंबर ऑफ यूनिट, और पेयर ऑफ रेप्लिकेशन। पेयर ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब समझ गए होंगे ना कि पेयर ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, जो रेप्लिकेशन है उसको पेयर में अगर रखे हैं तो वो नंबर ऑफ पेयर रेप्लिकेशन होता है। सो ये एग्जांपल को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका दिया हुआ है, किसको ब्लॉक कहते हैं, देखिए आपका इस तरीके से आपका क्या दिया है, एक दो ब्लॉक दिया, 2 3 यूनिट दिया है। सो इस तरीके से आप देखिए कि कितने ब्लॉक हैं यहाँ पे। ये जो होता है ये है आपका B2, ये है B3, कितने ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक है, ठीक है, 3 ब्लॉक हैं। नंबर ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं, यूनिट किसको बोलते हैं, ये K1 पहला यूनिट, मतलब ये पूरा, ठीक है, ये पूरा। नंबर ऑफ K2 हो गया, ये पूरा। नंबर ऑफ K3 हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, या नंबर ऑफ प्लॉट बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी ये आपका यूनिट हो गया, ओके। सो आपका ये 3 यूनिट हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जान गए आप लोग। सॉरी इसको इस तरीके से बताएंगे हम लोग, ये आपका क्या है, यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट है, ये आपका थर्ड यूनिट है, ओके। तो आपको समझ में आ गया ही होगा ये वाला, आई होप। सो इस तरीके से आपका यूनिट हो गया, आप जान गए। अब देखिए अगर एग्जांपल के लिए हमारे 3 ट्रीटमेंट दिए हैं, इसको इसमें क्या करना है, अलोटेट करना है, ठीक है। तो देखिए आपका नंबर ऑफ, ये पहले आपका इसमें आपका आ जाएगा T1, ठीक है, T2 T3, ओके, T3 T2 कुछ भर रहे हैं हम एग्जांपल पे समझाने के लिए, या फिर T2। सो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब इसमें रेप्लिकेशन के बाद हम बताएंगे कि रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। ये एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा, उसके नीचे एग्जांपल में 3 ट्रीटमेंट है, R3, ठीक है। ये 3 ट्रीटमेंट दिए हैं, T1 T2 T3, ये 3 ट्रीटमेंट दिए हैं। हमने एक ब्लॉक एंड यूनिट बना दिया, ठीक है। सो इस तरीके से ब्लॉक में अलोटेड भी कर दिया ट्रीटमेंट को, ठीक है, यूनिट में भी।
तो इस तरीके से आपका अलॉट कर दिए। तो अब देखते हैं कि आर का वैल्यू, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि कोई भी ट्रीटमेंट T1 जैसे हो गया कितनी बार रिपीट किया है, तो T1 का रेप्लिकेशन नंबर कितना हो गया, R इक्वल टू T1 के लिए रेप्लिकेशन कितना है, कितनी बार रेप्लिकेट हुआ है T1, देखो कितनी बार आया है इसमें पूरे में, 1 2 और 3, ये 1 2 3 बार आया है, तो R का वैल्यू 3 हो गया। T2 के लिए नंबर ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन कितना होता है, ठीक है। तो T2 के लिए देखते हैं T2 कितनी बार है, सभी क्या है 3 बार आए हैं, R का भी 3 है और T3 का भी रेप्लिकेशन जो है ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये 3 है। सभी के लिए जो सभी ट्रीटमेंट जो है रिपीट हुए हैं कितनी बार, 3 बार। तो रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, वही आपका नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होता है। पेयर ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है कि अगर हम रेप्लिकेशन जैसे हम क्या करते हैं कि कोई ट्रीटमेंट दिया है उसको पेयर फॉर्म में ले लिए हैं, ठीक है, T1 T2 को, तो इसका ये पेयर ऑफ ट्रीटमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक में वही आपका जो R का वैल्यू होगा वो वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगा। ओके, जो पेयर फॉर्म में रहेंगे ट्रीटमेंट उसका कितनी बार रिपीट हुआ है वो वही आपका नंबर ऑफ पेयर ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगा। ओके, ठीक है। सो ये जो बताया है उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से आप लोग को राइट करते जाइएगा जो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेयर ऑफ रेप्लिकेशन को समझ में आ गया होगा कि ट्रीटमेंट जो होता है पेयर फॉर्म में लिए हैं, 2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, 3 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, T1 T2 T3 को भी ले लिए। और अगर एग्जांपल में अगर यहाँ पे T1 T2 दिया है ना, इस तरीके से 2-3 बार रिपीट हुआ है तो गामा का वैल्यू 3 बार हो जाएगा, 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ पेयर रेप्लिकेशन के बारे में समझा दिया मैंने, ट्रीटमेंट के बारे में समझा दिया, 3 ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, ब्लॉक का मतलब समझा दिया, यूनिट का मतलब समझा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं बताता हूँ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है देखिए। सो हाँ, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का मतलब ये होता है कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी ज़रूरत लग रहा है, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो मटेरियल ही आपका क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कहलाता है। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के कोई भी डेटा हम ले रहे हैं, ठीक है, उस डेटा के लिए क्या क्या हमको नेसेसरी चीज़ें यूज़ करनी है वो आपका मटेरियल ही आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है। जैसे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए हमने बता दिया कि BR गामा, इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन को आप याद करके रखिएगा, इस तरीके से नोटेशन को एक सीक्वेंस से, तो उसके हिसाब से भी जो अभी डिज़ाइन आने वाले हैं आपका CRD RBD है ना, आपका और भी IBD एंड BIBD जो बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RBD भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर कैसे किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम उस डिज़ाइन को हम पहचान सकते हैं या फिर उस पर हम मतलब जो उससे फार्मूले रेडी होते हैं कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस को याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होगा आप राइट करके रख लीजिएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट का जो नोटेशन स्ट्रक्चर है वो मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जो भी आने वाले कॉन्ट्रास्ट है, ऑर्थोगोनैलिटी और भी जो चीज़ें हैं इसके आगे वाला वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। ये जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।